हाय नमस्ते डीमर्स। आज तारीख है 29 अप्रैल 2020। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हमें डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले कार्टून ऑफ द डे देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर ने एक डिसीजन सुनाया है, एक कथन दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या दिया है कि आपको मिनिमम वेज और आपको सैलरी देना कोई कंपलसरी नहीं है। किसको? उन मजदूरों को, उन एम्प्लॉयज़ को जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है पार्लियामेंट्री। ये मजदूर को हीरो की खिताबी दे रहा है। और यहाँ पर देख कुबेर का धन, मतलब जो इंडस्ट्री ओनर है वो बैठा हुआ है, कह रहा है मुझे पैसे वगैरह नहीं देने इसको। अगर मेरा धंधा नहीं चलेगा तो मैं पैसा भी नहीं दूंगा। फिर कोट ऑफ द डे है कि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। ये हम ऐसे राइटिंग वगैरह में स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। चलिए, आज की तारीख पे जो हमारे पास पहला आर्टिकल है डिस्कशन करने के लिए, वो एक लेबर की स्थिति के रिगार्डिंग है कि एक मजदूर अपने घर की ओर जाना चाहता है। वो घर घर क्यों घर 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 कैसे बनता कैसे है? वो केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता। वहाँ पर वो अपनी लग्जरी इंजॉय करता है, वो अपना फ्रीडम इंजॉय करता है। ऐसे भी मजदूर हैं जिन्हें खाने पीने को इवन एम्प्लॉयर पूरी व्यवस्था दे रहा था, स्टिल वो अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं। वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए वो फैमिली ही सब कुछ होती है कि जहाँ पर वो रहते हैं, जो उनसे अपने अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी प्रॉब्लम को वो शेयर करते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं। तो इसलिए एक लंबे समय तक किसी को घर से बाहर रखना, और जिस प्रकार से अदर स्टूडेंट्स को, मीन जो कोटा में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको हम घर भेज देते हैं, वो अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। और जो वीआईपीज़ हैं वो तो अपने एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर है, जो लेबर है, जो मिडिल क्लास, जो बिलो द लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपनी फैमिली से इतने इतने दिन दूर रहता है। तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट का इंतजाम न करना, कहना ये अतिशयोक्ति है, कहना ये गलत बात है। फिर बात की जाती है कि लेबर के भी कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं, उसके पास भी कुछ अधिकार होता है कि उसे एक नौकरी चाहिए होती और सेल्फ डिग्निटी के साथ जॉब चाहिए होती है। मतलब आप उसको नौकरी देकर के आप उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो। और सेकंड थिंग कि जब हम कोई फैसिलिटी उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो माइग्रेंट है और जो अ, उपभोक्ता है, मीन जिसे ये सपोर्ट चाहिए, यदि हम उसको कोई भी चीज़ देते हैं तो उसके ऊपर एक एहसान जताते हैं। तो राइटर कहते हैं उसे एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल मार्जिन में रहते हैं और उन्हें मल्टीपल चीज़ें फेस करनी होती हैं। वो उनको ये नहीं पता होता है कि आज उनके घर में रोटी आएगी कि नहीं आएगी, तो वो उस लेवल पर जा कर के काम करते हैं। जो इस पैंडमिक के पहले जो इतनी मेहनत करके कमा रहा था, जो आपके घर में इवन स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, उनका जो साफ़ सफाई करने वाला हो गया वो, और इवन जो आपके घर का मकान बनाता है, करें, उस लेबर फोर्स को आप इस तरह से इग्नोर आप नहीं कर सकते हो। फैक्ट्रीज में मालिक काम करने नहीं जाता है, वो मजदूर काम करने के लिए जाता है। इवन अगर सरकारी अगर दफ्तर देखें तो फाइलों की देख रेख वो मालिक नहीं करता, वो बॉस नहीं करता है, वो लोअर लेवल का ऑफिसर ही करता है, वो एम्प्लॉई ही करता है। तो इस तरह की इस तरह से साफ़ सफाई के काम से लेकर के जो जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, कह रहे वो वही व्यक्ति करता है जिसे हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो उसकी सेल्फ डिग्निटी के बारे में राइटर यहाँ बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी बोलता है कि उसे सेल्फ डिग्निटी के साथ उसे जॉब लेने का अधिकार है, और उसे अन अन्य पर्सन से, मीन जो जो वीआईपीज़ हैं और जो अदर स्टूडेंट्स हैं, कह रहे हैं उससे वो लेस इंडियन नहीं है, उसके सारे अधिकार उनके बराबर हैं। तो इसलिए उनको भी अपने घर तक जाने का पूरा अधिकार है और गवर्नमेंट को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये वाला आर्टिकल इसमें पूरे एक लेबर के बारे में बात की जाती है कि वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो एक प्रॉब्लम उसमें से ये भी है कि वो अपने घर से दूर है, और घर से दूर होने का क्या इंपॉर्टेंस होता है, राइटर पूरी स्टोरी में यही बात करते हैं। फिर जो सेकंड बड़ा आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो अगेन ये रिपीटेटिव आर्टिकल है। द हिंदू अपने आप को बिग बॉस समझता है, तो सिंपली ही इज एक्सप्लेनिंग द अगेन अगेन द सेम थिंग कि हमें करना क्या है कि लॉकडाउन को हमें ईज करना है। बताते हैं कि 24 मार्च को हमारे पास 519 केसेस रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास 30,000 केसेस, 27 अप्रैल तक हमारे पास 30,000 केसेस आ जाते हैं। कह रहे हैं हमने पूरी तरह से कर्टेल नहीं कर सके हैं पैंडेमिक को, और पैंडेमिक को कर्टेल करने के लिए हमें जो
प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, हमें जो स्ट्रेटजीज़ का पालन करना चाहिए था, हमने किया नहीं है। लेकिन वो 3 मई की तारीख नज़दीक आ गई है जब हमें लॉकडाउन को ईज़ करना होगा। फिर राइटर कहते हैं कि हमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल चीज़ों को दोनों को सेग्रीगेट करना होगा, अलग अलग करना होगा। फिर जो इसेंशियल चीज़ें हैं उनको ही केवल ईज़ करना होगा, और जो नॉन इसेंशियल चीज़ें हैं उनको हम ईज़ नहीं कर सकते हैं उसमें भी। और उसके अलावा यदि हम लॉकडाउन को हटाते भी हैं तो हमें यूनिवर्सल हेल्थ हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल ट्रेसिंग और यूनिवर्सल मास्क वेयरिंग जैसे इनिशिएटिव लेने चाहिए, और मास्क को एक ऑप्टिमम लेवल पर उसे अवेलेबल करवाना चाहिए। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल चीज़ें हैं तो केवल इसेंशियल चीज़ों के बारे में लॉकडाउन में ईज दिया जाए, और नॉन इसेंशियल चीज़ें जो काम घर पर बैठे बैठे भी किया जा सकता है, कह रहे उसे घर पे ही करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब तक कि इसका वैक्सीन नहीं डेवलप हो जाता है तब तक हम उस नॉर्मलसी की ओर नहीं जा सकते जो पेंडेमिक के पहले था। तो पेंडेमिक के बाद की सिचुएशन क्या होगी, कह रहे वो वैक्सीन पर डिपेंड करेगा। जो यूएसए की कंपनीज और इंडिया की कंपनी मिल करके ये दावा कर रही है कि वो सितंबर अक्टूबर तक एक वैक्सीन को डेवलप कर देंगी। तो अगर एक वैक्सीन डेवलप हो जाती है उसके बाद यदि हम नॉन इसेंशियल चीज़ों को भी नॉर्मलाइज करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन उसके पहले तक हमें हमें पूरे फूक करके कदम रखना होगा, और हमें केवल इसेंशियल चीज़ों को ही ईज करना होगा। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो स्लो डाउन के रिगार्डिंग आरबीआई परेशान थी, तो आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपीज़ कॉमर्शियल बैंकों को म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दिया है, मीन पंप इन कर दिया। राइटर फिर यहाँ पे कहते हैं कि आरबीआई ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि लिक्विडिटी को ईज़ किया जाए, लेकिन फिर कहते हैं कि क्या बैंकर्स जो ऑलरेडी एनपीए, जो ऑलरेडी उनका पैसा फंसा हुआ है, तो क्या वो नए लोन देना चाहेंगे, क्या इस लिक्विडिटी का वो फ़ायदा उठाना चाहेंगे। कह रहे हैं कि आप लिक्विडिटी के लिए आप पैसे तो डाल दे रहे हो, आप पंपिंग तो कर दे रहे हो, लेकिन जो मार्केट की ग्राउंड लेवल पर जो मार्केट की जो सिचुएशन है, कह रहे उसमें डिमांड तो है ही नहीं। अब जब लोग डिमांड नहीं करेंगे तो एक बैंकर लोन किसको देगा, और अगर लोन किसी को ज़बरदस्ती दे भी दिया तो उसकी रिकवरी नहीं होगी, वो ऑलरेडी इतना इतना पैसा डेप्ट में फंसा हुआ है। तो फिर कहते हैं कि ठीक है, आपने अच्छा किया कि 50,000 करोड़ रुपीज़ आपने डाल दिया, आप चाहते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मूव करें या रन करें। कह रहे हैं वो पहली बात तो खुद में सफिशिएंट नहीं है, और इसकी मॉनिटरिंग और इसकी ट्रेसिंग उस लेवल पर पॉसिबल नहीं है जिस लेवल पर पेंडेमिक के पहले हुआ करती थी। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो अगेन बोलते हैं कि हमें दूसरी कंट्री से सीखना चाहिए पेंडेमिक को कैसे, और अगेन सिंगापुर का एग्जांपल देते हैं, हालांकि वो फेल्ड एग्जांपल है बट स्टिल दें तो में वो बार बार उसी का एग्जांपल दिया जा रहा है कि सिंगापुर में जितने भी नए केसेस आए हैं वो सब बाहरी हैं, मीन कोई बाहर से आया हुआ है, कोई फॉरेनर है, उसी उसी को ये कोविड-19 हुआ है, लेकिन सिंगापुर में नए केसेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो कहते हैं कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग, कह रहे इन दोनों का उन लोगों ने जितना अच्छा से प्रयोग किया है, कह रहे वो इंडिया भी कर सकता है। हालांकि इंडिया कर ही रहा है बट दे आर सेइंग लाइक क्रिटिसाइज तो कर ही रहे हैं। चलिए हमारे पास अब नेक्स्ट आर्टिकल है वो राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है। राइट टू प्राइवेसी में राइटर कहते हैं कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है तो हम उसे 3 तरह से ट्रेस करते हैं। कि कितने तरह से ट्रेस करते हैं, 3 तरीके से ट्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले कि अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड हो गया तो हम उसको पहले क्वारंटाइन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम उससे बोलते हैं कि वो एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा। ठीक, हम उसका फिर सैंपल लेते हैं तो उसका एक बायोडेटा हमारे पास आ जाता है। पहला पर्सन की आइडेंटिटी हमें पता चल जाती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन, इसका नाम क्या है, गांव क्या है, लोकेशन क्या है, पहले हम वो पता कर लेते हैं। फिर सेकंड थिंग कि हमारे पास उसका बायोडेटा भी आ जाता है। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो कहती है कि हम केवल यही टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ब्लड का सैंपल लेने के बाद पूरी पूरी प्रोफाइल की टेस्टिंग हो जाती है, और एक पर्सन का जो डेटा होता है, प्राइवेसी होती है, वो पूरी तरह से छिन जाती है, क्योंकि उसको तो बताया भी नहीं जाता कि उसकी टेस्टिंग में कौन कौन से टेस्ट कर लिए गए। क्योंकि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को आइडिया होता है कि एक ब्लड से कितने तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं, और एक बड़ी मात्रा में ब्लड का सैंपल तो ले लिया जाता है, और केवल उसको ये बताया जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन को कि केवल आपका ये वाला टेस्ट लिया गया है कि आपको कोविड-19 हुआ है या नहीं हुआ है। जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है कि रिसर्चर्स प्लाज्मा वगैरह पर प्रॉपर काम करते हैं कि अगर इसके अंदर सिम्टम नहीं थे तो क्यों नहीं थे, और इसके क्या क्या चांसेस हैं। तो प्रॉपर आप रिसर्च करते हो उसके ऊपर, और उसका पूरा के पूरा प्रोफाइल, पूरा का पूरा डेटा आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है। और उस सिस्टम की सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है कि किसी पर्सन का बायोडेटा किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के हाथ में आ गया है, अब उसके बाद उसका तो मिस यूज भी किया जा सकता है ना। उसको फर्दर लाइफ को थ्रेट करने के लिए भी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। फिर राइटर कहते हैं कि एक नई बात आई है सामने
कि हम अब आरोग्य सेतु ऐप को हम लोगों के सेलफोन के अंदर इंस्टॉल करवा रहे हैं। कह रहे आरोग्य सेतु ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कह रहे फंडामेंटल राइट है हमारा, हमारे पास तो पूरा पूरा अधिकार है इस बात का अपनी अपने प्राइवेसी के रिगार्डिंग। लेकिन और फिर राइटर एक केस का भी यहाँ पर हवाला देते हैं कि एक कुत्ता स्वामी कुट्टू स्वामी, हाँ कुट्टू स्वामी, नॉट कुत्ता, कुट्टू स्वामी केस है 2017 का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें बात करते हैं कि ये राइट टू प्राइवेसी एक सिटीजन का अधिकार होता है, एक राइट होता है। आप बिना संविधान में परिवर्तन किए आप किसी के डेटा का मिसयूज नहीं कर सकते हो, आप उसे सेव नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसमें ये इन्हीं तीनों चीज़ों पर बात की जाती है। वो कहते हैं जब आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है इस डेटा की, तो आप डेटा को कलेक्ट ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर किसी सिटीजन का डेटा अगर किसी प्राइवेट हाथ में अगर चला जाता है तो उसका वेरियस तरीके से मिस यूज किया जा सकता है। कि अगर उसने कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेस किया हुआ है तो उसको ये बात बोल करके कि आपको तो ये वाली बीमारी पहले से थी, तो ये तो हेल्थ इंश्योरेंस में आता ही नहीं है। फिर तमाम तरह की बातों को वो प्रॉपर उस डेटा से वैलिडेट करके वो डिनाई कर सकते हैं, वो उसका क्लेम डिनाई कर सकते हैं। और फर्दर इस तरह के मर्डर केसेस, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी भी पॉसिबल है अगर किसी का पर्सनल डेटा किसी व्यक्ति के पास चला जाता है तो। फिर हमारे पास जो अगला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए बात करते हैं कि साउथ एशिया मीन अलग अलग कॉन्टिनेंट में हर कंट्री और हर कॉन्टिनेंट में वेल्थ की प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितनी साउथ एशिया में है। अगर साउथ एशिया और अगर अफ्रीका की बात करें तो केवल इन्हीं के पास वेल्थ की प्रॉब्लम है। अदरवाइज ज़्यादातर यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, वो काफ़ी वेल्दी कंट्रीज़ हैं, तो उनके पास पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस यूनिवर्सल होता है कि मीन अगर कोई बीमार हो जाता है तो एक सीमा तक वहाँ की गवर्नमेंट पूरे इलाज का खर्च देती है। लेकिन अगर साउथ एशिया की बात करें और अगर इंडिया की बात करें तो लोग अपने पॉकेट से, अपनी सेविंग से अपना इलाज करवाते हैं। कह रहे हैं काफ़ी हद तक लोगों की गरीबी का कारण ही यही है कि जब वो बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अपने जेब से पूरी जांच करवाना होता है, पूरा दवा खरीदना होता है, तो उससे खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली, इवन जॉइंट फैमिलीज भी रहा करती हैं, तो इसका बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक पर्सन के पास। तो एक मिरर दिखाते हैं, कहते हैं कि ये पेंडेमिक ने हमें एक आईना दिखाया है कि हमें एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ज़रूरत है और चीज़ों को ईज़ करने की ज़रूरत है कि लोगों के पास वो चीज़ें एक्सेस हो पाएँ। और हमें इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो डॉक्टर्स की गुड एडवाइसेस होती हैं, कह रहे हैं वो एक्सेसिबल होनी चाहिए लोगों तक और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। और इंश्योरेंस को यूनिवर्सल कर देना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर किसी कास्ट या कम्युनिटी को लेकर के। फिर राइडर कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च की है, लेकिन वो सबको कवर नहीं करता। वो केवल कहता है कि ये बीपीएल वालों को या केवल जो इकोनॉमिकली वीक हैं केवल हम उनको टारगेट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती है कि जो मार्जिनल में रह रहे हैं, जो बीपीएल कार्ड उनके पास तो नहीं है, लेकिन अगर वो एपीएल का कार्ड उनके पास है बट वो मार्जिन पे है, मीन बीपीएल और एपीएल में विशेष डिफरेंस नहीं है, कह रहे तो वो तो बराबर बीपीएल की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम एपीएल से बीपीएल में आने वालों की संख्या ही हम रोक दें। यदि हम यूनिवर्सल कर देंगे तो वो पर्सन जिसके पॉकेट से पैसा खर्च होता है और वो फिर गरीबी में चला जाता है और हमारे यहाँ गरीबों की संख्या बढ़ जाती है। कह रहे इससे बेहतर तो ये है कि जो नॉर्मल फैमिली से भी बिलोंग करता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करता है, जो इस स्टिग्मा से भी दूर रहना चाहता है कि वो गरीब है, कह रहे हम गवर्नमेंट उसकी भी मदद क्यों नहीं कर देती है, जिससे कि गरीबों की संख्या ही ना बढ़े और मजबूरी में न सुसाइड केसेस होंगे और न इस तरह के जो सोशल प्रॉब्लम होती कह रहे वो भी नहीं होगी। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है के बारे में है। इस आर्टिकल में बात क्या की जाती है कि जो इसेंशियल चीज़ें और नॉन इसेंशियल चीज़ों में, करें इसेंशियल चीज़ों में डॉक्टर्स को, बैंकिंग सेक्टर को और इवन जो मिल्क इंडस्ट्रीज़ हो गई और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, कह रहे ये चीज़ें तो इसेंशियल चीज़ों में आती हैं। लेकिन ये नॉन इसेंशियल चीज़ों में ये न्याय पाना कब से चला गया? कह रहे हैं कि न्याय पाने के लिए तो कह रहे हैं ऐसे समय में जब पुलिस को ज़्यादा अधिकार मिल गए हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के रिगार्डिंग, तो उस वक्त तो हमारे फंडामेंटल राइट की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एक प्रैक्टिशनर होता है, जो वकील होता है, कह रहे वो तो इस समय सर्विस में ही नहीं है। अगर वो इस समय सर्विस में नहीं है और पुलिस की दादागिरी चल रही है, अगर किसी को जेल में, इसमें एक दो एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं कि दिल्ली में होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट को ये सीए के रिगार्डिंग, प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है।
लेकिन उनकी चूंकि प्रैक्टिशनर्स जो लॉयर्स होते हैं कह रहे हैं ये इस समय अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज़ वाई कह रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, उनको कोई हेल्प नहीं मिल रहा। तो न्याय के लिए न्याय को इस तरह से नॉन इसेंशियल कमोडिटीज़ में डाल देना कह रहे हैं ये सर्विस में बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। फिर अगर कंपेयर करते हैं कि अगर यूएस और यूके की बात की जाए तो यूके में भी और यूएस में भी कह रहे हैं दोनों में इस लॉ मतलब फंडामेंटल राइट अगर उनका वायलेट होता है तो एक प्रैक्टिशनर अवेलेबल होता है, वो उनको न्याय दिलवाता है और जुडिशरी वहाँ पर इसेंशियल चीज़ों में आता है, ना कि नॉन इसेंशियल चीज़ों में। ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस हो गया। आज के डेट के सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए। थैंक यू सो मच।